अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अंधेरी राहदारी में किसी के भागने की मध्यम आहट गूंजी और फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई नाजुक चीज किसी फौलादी दीवार से टकराई हो। ये तसादुम इतना शदीद था कि शिजा की हल्की सी चीख निकली और वो पीछे गिरने ही वाली थी कि दो मजबूत बाजुओं ने उसे थाम लिया। शिजा ने घबराहट में आंखें मीच ली। उसके हवास मख्तल हो चुके थे, क्योंकि जिस दीवार से वो टकराई थी वो कोई ईंट पत्थर की दीवार नहीं, बल्कि उसके शौहर मुज्तबा शाह का चौड़ा सीना था, जो शायद अभी अभी लिबास तब्दील करने की गर्ज से कमीज उतारे खड़े थे। शिजा का दिल पसलियों से बाहर आने को था, क्योंकि अभी चंद लम्हे पहले ही उसने अपने 18 साला देवर रुहेल के उकसाने पर मुज्तबा की गाड़ी की चाबी चोरी की थी, ताकि वो दोनों रात गए आइसक्रीम खाने जा सकें। मगर अब वो शेर की कुछार में खुद चल कर आ गई थी। मुज्तबा शाह ने उसे बाजू से पकड़कर सीधा किया और इंतहाई संजीदा और बारोब आवाज में पूछा कि रात के इस पहर चोरों की तरह दबे पांव कहां जाने की तैयारी थी, और यह हाथ में गाड़ी की चाबी किस लिए? शिजा की 21 साला उम्र का तकाजा था कि वो फौरन कोई बहाना तराशती, जबकि उसके सामने खड़े 28 साला संजीदा मुज्तबा शाह उसकी रग रग से वाकिफ थे। वो शाह खानदान के बड़े बेटे थे और पिछले 2 साल से शिजा उनके निकाह में थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि उनकी ये चंचल बीवी किस कदर शरारती है। शिजा ने फौरन अपनी आंखें बंद की और अपने चेहरे पर एक मसनूई हैरत तारी करते हकलाती हुई आवाज में कहा, हैं, मैं यहां कैसे आ गई? मैं तो अपने बिस्तर पर सो रही थी। ये चाबी मेरे हाथ में कैसे आई? मुज्तबा ने अपनी मुस्कुराहट को होंठों में दबाया और उसे गौर से देखते हुए कहा, अच्छा, तो तुम सो रही थी और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम चलकर मेरे कमरे के दरवाजे तक आ गई? शिजा ने फौरन बात काटते हुए कहा, जी बिल्कुल, मुझे लगता है मुझे नींद में चलने की खौफनाक बीमारी हो गई है। मुझे कुछ होश नहीं रहता कि मैं कहां जा रही हूं। देखिए ना, मैं सोते हुए भी कितनी परेशान लग रही हूं। मुज्तबा ने उसकी मासूमियत और सफेद झूठ पर दिल ही दिल में कहकहा लगाया, मगर जाहिर में तेवरी चढ़ाकर कहा, यह तो बहुत तशवीश की बात है शिजा बेगम। अगर तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है तो इसका इलाज फौरन करना पड़ेगा, वरना कल को तुम नींद में चलते हुए छत से भी गिर सकती हो। शिजा ने फौरन आंखें खोली और फिर फौरन बंद कर ली और बोली, जी नहीं, बस कभी कभी ऐसा होता है। आप परेशान ना हो, मैं जाकर सोती हूं। वो मुड़कर भागने ही वाली थी कि मुज्तबा ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे खींचकर वापस अपने करीब किया। शिजा का सांस हलक में अटक गया। मुज्तबा ने उसके कान के करीब झुककर सरगोशी की कि एक मरीज को अकेला छोड़ना एक जिम्मेदार शौहर का काम नहीं है। आज रात तुम्हारा इलाज मेरे जिम्मे है। शिजा ने घबराकर पूछा, आप क्या करने वाले हैं? मुझे नींद आ रही है। मुज्तबा उसे लेकर कमरे के अंदर आया और उसे बिस्तर पर बिठा दिया। शिजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। हालांकि वो ये नहीं जानती थी कि मुज्तबा सब कुछ समझ चुका है। मुज्तबा अलमारी की तरफ बढ़ा और वहां से एक लाल रंग की रेशमी डोरी निकाल लाया। शिजा ने हैरत से पूछा, ये किस लिए है? मुज्तबा ने संजीदगी से जवाब दिया, ये तुम्हारी हिफाजत के लिए है, ताकि तुम दोबारा नींद में चलते हुए बाहर ना निकल जाओ। और उसने शिजा का दायां पांव पकड़कर बेड के पाए के साथ बांधना शुरू कर दिया। शिजा ने तड़प कर कहा, यह क्या जुल्म है? मैं कोई कैदी हूं क्या? मुज्तबा ने गिरा लगाते हुए कहा, कैदी नहीं, मरीज हो, और मैं तुम्हारा मसीहा हूं। अगर तुम रात को हिली तो ये डोरी खींचेगी और मुझे पता चल जाएगा कि तुम फिर से सैर सपाटे पर निकलने वाली हो। शिजा ने बेबसी से अपना बंधा हुआ पांव देखा और दिल ही दिल में रोहेल को कोसने लगी कि उसकी वजह से वो आज मुज्तबा की कैद में आ गई है। मुज्तबा ने इत्मीनान से लाइट बंद की और अपनी जगह पर लेट गया।
जबकि शिजा अंधेरे में आंखें फाड़े छत को घूरती रही, क्योंकि अब वो हिल भी नहीं सकती थी और मुज्तबा की जागती आंखों का पहरा उस पर मुसल्लत हो चुका था। उसे क्या मालूम था कि ये तो अभी शुरुआत है और आने वाले दिनों में उसकी ये झूठी बीमारी उसके लिए कैसे कैसे मुज़हिका खेज और रोमानवी अजाब लाने वाली है। सुबह की उजली किरणें खिड़की से छनकर शिजा के चेहरे पर पड़ी तो उसने अंगड़ाई लेने के लिए टांग हिलाई, मगर एक सख्त खिंचाव ने उसे याद दिला दिया कि वो अभी तक कैदी है। उसने गुस्से से बेड के पाए के साथ बंधी रेशमी डोरी को देखा जो रात भर उसके पैर का जेवर बनी रही थी कि अचानक गुसलखाने का दरवाज़ा खुला और मुज्तबा शाह तैयार होकर बाहर निकले। उनके चेहरे पर वही फातिहाना मुस्कुराहट थी जिसे देखकर शिजा का खून खौलने लगता था। मुज्तबा ने अपनी गर्दन के गिर्द टाई की गिरा ठीक करते हुए पूछा कि उम्मीद है रात को मरीजा ने सुकून से आराम किया होगा और चलने का कोई दौरा नहीं पड़ा होगा। शिजा ने मुंह बसोर कर कहा, मुझे खोल दें, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, आप बहुत जालिम हैं। मुज्तबा ने झुककर बहुत इत्मीनान से गिरा खोली और शिजा की आंखों में देखते हुए कहा, यह दर्द तुम्हारे लिए जरूरी है ताकि तुम्हें याद रहे कि रात को बिला वजह चलना सेहत के लिए मुज़िर है। दोनों नीचे खाने की मेज पर पहुंचे तो वहां रोहेल पहले से मौजूद था, जो शिजा को देखते ही आंखों में इशारे करके पूछने लगा कि गाड़ी की चाबी मिली या नहीं। शिजा ने नफी में सर हिलाया और उसे खा जाने वाली नसों से घोरा कि तुम्हारी वजह से मैं रात भर जानवरों की तरह बंदी रही। रोहेल अभी कुछ कहने ही वाला था कि एक मुलाजिम बड़ा सा जग ले आया जिसमें हरे रंग का गाढ़ा महलूल था। शिजा ने हैरत से नाक सकोड़कर पूछा, ये क्या बला है? मुज्तबा ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए संजीदगी से अखबार उठाया और सपाट लहजे में कहा, यह हकीम साहब का खास नुस्खा है, कड़वी नीम और करेले का पानी, जो नींद में चलने की बीमारी का शर्तिया इलाज है। शिजा का दिल मतली करने लगा। उसने कहा, मैं हरगिज ये नहीं पीऊंगी। मुज्तबा ने अखबार तय करके उसे घोरा और कहा, पियो वरना दूसरा इलाज इससे भी ज्यादा सख्त है और मैं अपने हाथों से पिलाऊंगा। शिजा ने कांपते हाथों से गिलास उठाया और रोहेल की दबी दबी हंसी की आवाज के दरमियान वो जहर मार करने लगी। हर घूंट पर उसका मुंह बिगड़ता जा रहा था और दिल ही दिल में मुज्तबा को कोस रही थी कि इस संगदिल इंसान ने किस मुसीबत में डाल दिया। नाश्ते के बाद मुज्तबा दफ्तर जाने के लिए उठा तो रोहेल को मुखातिब करके बोला, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी भाभी पर नजर रखोगे। अगर ये कहीं गिरने लगे या नींद में चलने लगे तो फौरन मुझे खबर करोगे। रोहेल का मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि वो तो खुद बाहर दोस्तों के साथ घूमने के मंसूबे बना रहा था, मगर अब वो घर का चौकीदार बन गया था। दोपहर के वक्त शिजा अपने कमरे में छुपकर अपनी सहेली से राब्ता आले पर बात कर रही थी और उसे बता रही थी कि मेरा शौहर तो जलाद है, शेर के मुंह में हाथ डाल दिया मैंने। अभी वो जोर से मुज्तबा की बुराइयां कर ही रही थी कि दरवाज़ा खुला और मुज्तबा गैर मुतवक्को तौर पर जल्दी वापस आ गया। शिजा ने उसे देखते ही फौरन पेंतरा बदला और फ़ोन कान से लगाकर ऊंची आवाज़ में अदाकारी शुरू कर दी कि हाय, मुझे चक्कर आ रहे हैं, अंधेरा छा रहा है, लगता है मैं फिर से नींद में चलने वाली हूं। मुज्तबा ने दरवाजे से टेक लगाई और मुस्कुराकर उसकी खराब अदाकारी देखने लगा। जब शिजा लड़खड़ाते हुए उसके करीब से गुजरने लगी और गिरने की अदाकारी करने लगी तो मुज्तबा ने उसे थामने की बजाय कहा, बेगम, अगर नींद में चलने का इतना ही शौक है तो जरा बावर्ची खाने तक चली जाओ और मेरे लिए कड़क चाय बना लाओ। शिजा ठुटक कर रुक गई और मुड़कर हैरत से कहा कि नींद में चाय कैसे बनेगी, हाथ जल जाएगा। मुज्तबा ने करीब आकर उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई और कहा, जैसे नींद में गाड़ी की चाबी चुराई जा सकती है वैसे ही चाय भी बन सकती है। जाओ शाबाश। शिजा को अपनी चाल उल्टी पड़ती महसूस हुई और वो गुस्से से पैर पटकते हुए बावर्ची खाने की तरफ चलती, जबकि मुज्तबा की दबी हुई हंसी कमरे में गूंज उठी। रात का अंधेरा गहरा होते ही शिजा की दिल की धड़कनें तेज होने लगी कि न जाने आज मुज्तबा शाह कौन सा नया हथकंडा लेकर आएंगे। वो बिस्तर पर बैठी नाखून चबा रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला
और मुज्तबा हाथ में एक चमकती हुई चीज लिए मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। शिजा ने आंखें सुकेड़कर पूछा, ये हाथ में क्या है? मुज्तबा ने बड़े इत्मीनान से वो चीज बिस्तर पर उछाली तो शिजा की आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि वो चांदी की एक भारी भरकम पाजेब थी जिसमें दर्जनों नन्हे मुन्ने घुंघरू लगे हुए थे। शिजा ने फौरन चीख कर कहा, ये क्या मजाक है? मैं ये हरगिज नहीं पहनूंगी। क्या आप मुझे गलियों में नचवाने का इरादा रखते हैं? मुज्तबा ने संजीदगी का लबादा उड़ते हुए कहा, बेगम साहिबा, ये नाचने के लिए नहीं बल्कि आपकी हिफाजत के लिए है। कल रात डोरी से आपके नाजुक पांव पर निशान पड़ गए थे जिसका मुझे अफसोस है, इसलिए आज ये नरम और सुरीली पाजेब आपकी चौकीदारी करेगी। शिजा ने झुंझलाकर कहा, मैं इसे पहनकर सोऊंगी कैसे? इसके शोर से तो मुर्दे भी जाग जाएंगे। मुज्तबा ने उसके करीब बैठते हुए कहा, यही तो मकसद है कि जैसे ही आप नींद में चलने का इरादा करें ये छन छन बोल उठे और मैं आपको पकड़ लूं। लाइए पांव आगे कीजिए, वरना मैं समझूंगा कि आज फिर आपका इरादा चोरी छुपे भागने का है। शिजा ने मुंह बसोरते हुए कहा, आप जुल्म कर रहे हैं, मैं अम्मी को बता दूंगी। मुज्तबा ने उसका पांव अपनी गोद में रखा और बड़ी नफासत से पाजेब का हुक निकालते हुए बोला, शौक से बताइएगा, मगर फिलहाल ये पहनिए। शिजा ने गुस्से से पांव छुड़ाया तो पूरा कमरा छन छन की आवाज से गूंज उठा। मुज्तबा ने मुस्कुराकर लाइट बंद की और कहा, शब बखैर, और याद रहे कि मैं बहुत कच्ची नींद सोता हूं। आधी रात के वक्त जब सन्नाटा छाया हुआ था, शिजा के पेट में भूख ने हंगामा बर्पा कर दिया। उसने सोचा सब सो रहे हैं, क्यों ना चुपके से बावर्ची खाने जाकर कुछ खा लिया जाए। वो जैसे ही बिस्तर से उतरी तो पाजेब ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। शिजा ने फौरन पाजेब को दोनों हाथों से जकड़ लिया ताकि आवाज ना निकले और लंगड़ाते हुए अजीबोगरीब चाल चलती हुई कमरे से बाहर निकली। वो सांस रोके सीढ़ियों से उतरी और बावर्ची खाने में पहुंचकर सुक्का सांस लिया। उसने फ्रिज खोली और सामने पड़े चॉकलेट केक पर टूट पड़ी। अभी उसने मुंह भरकर केक का एक बड़ा टुकड़ा खाया ही था कि अचानक बावर्ची खाने की तेज रोशनी जल उठी। शिजा का हलक खुश्क हो गया और वो बुत बनी खड़ी रह गई। दरवाजे पर मुज्तबा सीने पर हाथ बांधे खड़े थे और उनके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, वाह भाई वाह, मैंने सुना था लोग नींद में चलते हैं, मगर ये पहली बार देख रहा हूं कि मरीज नींद में पेट पूजा भी करते हैं। शिजा ने घबराहट में केक छुपाने की कोशिश की, मगर उसका मुंह भरा हुआ था और गाल फूले हुए थे। मुज्तबा ने उसके बिल्कुल करीब आकर उसके फूले हुए गाल को उंगली से छूते हुए पूछा, क्या नींद में केक का जायका आता है या सब फीका लगता है? जरा हमें भी तो बताएं। शिजा ने नफी में सर हिला दिया और बेचारगी से पानी की तरफ इशारा किया, क्योंकि केक उसके हलक में अटक रहा था। मुज्तबा ने फौरन पानी का गिलास भरकर उसके मुंह से लगाया और पीठ थपथपाते हुए बोला, आराम से खाओ बेगम, कहीं नींद में चलते चलते दुनिया से ही ना चल बसो। शिजा ने पानी पीकर खांसना शुरू कर दिया और मुज्तबा ने हंसते हुए टिश्यू पेपर उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, चलो अब ये मुंह साफ करो और वापस कमरे में चलो। तुम्हारे पैरों की छन छन ने मुझे पहले ही होशियार कर दिया था। मैं तो बस देख रहा था कि मेरी भूखी मरीजा कहां तक जाती है। शिजा शर्मिंदगी और गुस्से के मिले जुले तासुरात के साथ सर झुकाए मुज्तबा के पीछे चल दी, जबकि खामोश रात में उसकी पाजेब की आवाज उसकी नाकामी का ऐलान कर रही थी। अगली सुबह जब मुज्तबा दफ्तर चला गया तो रोहेल ने शिजा को बावर्ची खाने के कोने में ले जाकर सरगोशी की कि भाभी, अगर भाईजान नींद की बीमारी से नहीं डर रहे तो हमें कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा कि वो दहशत से कांप उठें और आपको उस कमरे से निकालकर बाहर कर दे। शिजा ने अपनी कलाई सहलाते हुए पूछा, अब क्या करूं? छत से छलांग लगा दूं? रोहेल ने शरारत से आंख दबाते हुए कहा, नहीं भाभी, आप भूत बन जाएं। सुना है भाईजान बचपन में जिन भूतों की कहानियों से बहुत डरते थे। शिजा की आंखों में उम्मीद की चमक जागी। उसने तहैया कर लिया कि आज रात वो मुज्तबा का ऐसा इस्तकबाल करेगी कि वो उसे दोबारा कमरे में रखने से तौबा कर लेंगे। रात का तीसरा पहर था
जब शिजा ने अपने चेहरे पर ढेर सारा सफ़ेद पाउडर मला और बालों को बुरी तरह बखेर कर खुद पर एक बड़ी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वो किसी ड्राउनी फिल्म का मंजर पेश कर रही थी। उसने खौफनाक आवाज़ें निकालने की मशक की और फिर दबे पांव मुज्तबा के सिरहाने जा खड़ी हुई। कमरे में घुप अंधेरा था। शिजा ने अपने हलक से अजीबोगरीब खरखराहट निकाली और मुज्तबा के चेहरे के करीब झुककर भारी आवाज में बोली, मैं आ गई हूं, मैं तुम्हारा सुकून बर्बाद करने आई हूं। मुज्तबा की नींद कच्ची थी। वो फौरन हड़बड़ाकर उठ बैठे, मगर चीखने या डरने की बजाय उन्होंने हैरत से उस सफ़ेद हेउले को देखा। शिजा ने सोचा अब वो डर कर भागेंगे, इसलिए उसने और डराना चाहा और हाथ हवा में लहराकर बोली, मैं बदरू हूं, भागो यहां से वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मुज्तबा ने एक लम्हे में सूरत हाल भांप ली और उसके लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने डरने की अदाकारी करने की बजाय अचानक शिजा का हाथ कलाई से पकड़ लिया और एक जोरदार झटके से उसे बिस्तर पर अपनी जानिब खींच लिया। शिजा का तवाज़ुन बिगड़ा और वो सीधी मुज्तबा के सीने पर जा गिरी। उसकी सारी हैबत और भूत वाला रूप पल भर में हवा हो गया। मुज्तबा ने उसे उठने का मौका दिए बगैर अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया और उसके कान में सरगोशी की, अरे वाह, मेरी खुशकिस्मती कि आज एक खूबसूरत बदरू खुद चलकर मेरे पास आई है। मैं तो कब से इसी इंतजार में था। शिजा का दिल सीने से बाहर आने लगा। उसने हकलाते हुए कहा, मुझे छोड़ें, मैं खतरनाक हूं, मैं आपको नुकसान पहुंचा दूंगी। मुज्तबा ने उसके बिखरे हुए बालों को मजीद बिखेरते हुए संजीदगी से कहा, मैं भी बहुत खतरनाक हूं, मैं बदरूहों का इलाज करना भी जानता हूं और सुना है कि ऐसे सायों का इलाज मोहब्बत की गर्मी से किया जाता है। शिजा ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, मैं कोई साया नहीं हूं, मैं शिजा हूं, आपकी बीवी। मुज्तबा ने मसनूई हैरत से कहा, अरे नहीं, मेरी बीवी तो बहुत मासूम है, वो तो सो रही होगी। तुम जरूर कोई बहरूपिया हो जो मेरी बीवी का रूप धार कर आया है। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता जब तक मैं दम ना कर लूं। शिजा ने रोने वाली शक्ल बनाकर कहा, खुदा का वास्ता है, मैं ही हूं, ये देखें मेरा चेहरा, ये पाउडर है। मुज्तबा ने अपनी उंगली से उसके गाल से पाउडर साफ किया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ये नया ड्रामा था मुज्तबा शाह को डराने का। शिजा ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली और धीमी आवाज में बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुज्तबा ने उसे छोड़ते हुए तंबीह की कि अगर आइंदा ऐसा मजाक किया तो मैं वाकई समझूंगा कि तुम पर कोई असर है और फिर इलाज भी वैसा ही सख्त होगा। याद रखना कि शेर कभी गीदड़ भभकियों से नहीं डरता। जाओ अब मुंह धोकर आओ, वरना मैं खुद धुला दूंगा। शिजा वहां से ऐसे भागी जैसे वाकई उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। शाम ढले, आसमान पर काली घटाएं उमड़ आई और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शिजा जो कमरे की घुटन और मुज्तबा की मुसलसल निगरानी से तंग आ चुकी थी, उसे बारिश की टिप टिप ने बेचैन कर दिया। उसने सोचा कि क्यों ना मुज्तबा को चिढ़ाने का एक और मौका हाथ से ना जाने दिया जाए। वो जानबूझकर नंगे पांव बरामदे की तरफ भागी और खुले आसमान तले बारिश के पानी में भीगने लगी। उसका मकसद सिर्फ मुज्तबा को जिज करना था, जो उसे गीला देखकर यकीनन गुस्से से लाल पीले हो जाते। मुज्तबा शाह, जो अपने कमरे की खिड़की से ये सारा मंजर देख रहे थे, फौरन बाहर निकल आए और ऊंची आवाज में पुकारा, शिजा अंदर आ जाओ, बीमार हो जाओगी। मगर शिजा ने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी और दायरे में घूमते हुए बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। उसने दिल ही दिल में मंसूबा बनाया कि अगर मुज्तबा करीब आए तो वो फिर से नींद में चलने का बहाना कर देगी और कहेगी उसे कुछ याद नहीं। मुज्तबा गुस्से से तेज कदम उठाते उसकी तरफ बढ़े कि अचानक बरामदे के गीले फर्श पर काई की वजह से शिजा का पांव बुरी तरह से फिसला और वो पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि उसकी हलक से एक चीख निकल गई। मगर इससे पहले कि उसका सर सख्त फर्श से टकराता, मुज्तबा ने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। शिजा की आंखें खौफ से खुली की खुली ही रह गईं
और वो मुज्तबा की कमीज को मुट्ठी में जकड़कर हाँफने लगी। बारिश का पानी उन दोनों को भिगो रहा था और वक्त जैसे थम गया था। मुज्तबा ने उसे सीधा करने की बजाय वैसे ही झुके हुए अंदाज में उसकी आंखों में झांका और एक ऐसी मदहोश कुन नजर डाली कि शिजा के दिल की धड़कनें बारिश के शोर से भी ज्यादा तेज हो गई। मुज्तबा ने उसके भीगे हुए चेहरे से बालों की लट हटाई और सरगोशी के अंदाज में पूछा, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम नींद में चल रही हो, या ये गिरना भी जागते हुए ख्वाब का हिस्सा था? शिजा के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी जबान गंग हो गई थी। इस कुर्बत ने उसके सारे बहाने भुला दिए थे। मुज्तबा ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम तो जागते में भी होश में नहीं रहती बेगम। अगर मैं ना होता तो आज तुम्हारी याददाश्त वाकई चली जाती। शिजा को अचानक अपनी पोजीशन का एहसास हुआ और वो झटके से सीधी हुई और बिना कोई जवाब दिए वहां से भाग खड़ी हुई। मगर इस बार उसके भागने में शरारत नहीं बल्कि एक अजीब सी घबराहट और शर्म थी जो मुज्तबा की गहरी नजरों ने उसके अंदर जगा दी थी। अगली सुबह शिजा मुंह लटकाए खाने की मेज पर बैठी थी और मुज्तबा हाथ में वही बदजायका हरे पानी का ग्लास लिए उसके सर पर सवार था कि अचानक बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई और मुलाजिम ने इत्तला दी कि गांव से बड़ी बेगम साहिबा तशरीफ लाई हैं। शिजा के मुरझाए हुए चेहरे पर फौरन बहार आ गई। वो कुर्सी गिराकर भागी और दीवान खाने में दाखिल होती हुई अपनी सास से जा लिपटी जो अभी सफर की थकान उतार भी नहीं पाई थी। शिजा ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए शिकायतों का अंबार खोल दिया कि अम्मी जान देखें, यह आपका लाडला मुज्तबा मुझ पर कितना जुल्म करता है। मुझे कड़वी दवाइयां पिलाता है और रात को मेरे पांव बांध देता है जैसे मैं कोई भागती हुई बकरी हूं। मुज्तबा पीछे पीछे आया तो अपनी मां के तेवर बदले हुए पाए। मां जी ने उसे देखते ही डांट पिलाई कि मुज्तबा तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरी फूल सी बहू को तंग करते हो। ये बच्ची है, कोई मुजरिम नहीं। मुज्तबा ने अपनी पेशानी मसलते हुए समझाने की कोशिश की कि अम्मी आप नहीं जानती, इसे नींद में चलने की बीमारी है, ये गिर जाएगी अगर मैं एहतियात ना करूं। मगर माँ जी ने हाथ के इशारे से उसे चुप करवा दिया और अपना हतमी फैसला सुनाया कि खबरदार, जो अब तुमने इसे वो जहर जैसा पानी पिलाया और आज रात शिजा तुम्हारे कमरे में कैद होने की बजाय मेरे कमरे में सोएगी ताकि मैं खुद देख सकूं कि इसे कौन सी बीमारी है। शिजा ने अपनी सास के दुपट्टे के पीछे छुपकर मुज्तबा को देखकर जबान निकाली और हाथ लहराकर अपनी जीत का ऐलान किया, जिस पर मुज्तबा ने अपनी घनी मूंछों को ताव देते हुए उसे एक ऐसी घूरी से नवाजा जिसका मतलब साफ था कि बेटा जितनी खुशी मनानी है मना लो, ये मां की ढाल ज्यादा दिन नहीं चलेगी, वापस तो मेरे ही पिंजरे में आओगी। शिजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि आज उसे कड़वी दवा और पाजेब की कैद से आर्जी आज़ादी मिल गई थी और वो सारा दिन घर में ऐसे दंदनाती फिर रही थी जैसे जेल से रिहा होने वाला कैदी हो। जबकि रोहेल भी अपनी मां की आड़ लेकर भाई की डांट से बचने में कामयाब हो गया था और दोनों देवर भाभी मिलकर मुज्तबा को चिढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे थे। अगली शाम शिजा दीवान खाने में बैठी रिसाले के वर्क उलट पलट रही थी कि अचानक मुलाजिम ने इत्तला दी कि अहमद साहब तशरीफ लाए हैं। शिजा का चेहरा खिल उठा क्योंकि अहमद उसका चचाजाद और बचपन का सबसे बेतकल्लुफ दोस्त था। वो उछलकर खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ भागी जहां अहमद मुस्कुराता हुआ खड़ा था। अहमद ने शिजा को देखते ही कहकहा लगाया और कहा, अरे शिजा, तुम तो शादी के बाद बिल्कुल सूख कर कांटा हो गई हो। क्या यहां खाने को कुछ नहीं मिलता या शौहर का खौफ खाया जा रहा है? शिजा ने मुंह बसोर कर कहा, क्या बताऊं अहमद, यहां तो मुझे जेल जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। मुज्तबा तो मुझे सांस भी नहीं लेने देते, ना कहीं जाने देते हैं, ना किसी से मिलने देते हैं। अभी वो अहमद के साथ सोफे पर बैठकर हंस हंस कर बातें कर ही रही थी कि सीढ़ियों से मुज्तबा शाह उतरते हुए दिखाई दिए। उनकी नजर शिजा की खिलखिलाते चेहरे पर पड़ी जो अहमद के बाजू पर हाथ मारकर हंस रही थी। ये मंजर मुज्तबा के तन बदन में आग लगाने के लिए काफी था। वो संजीदा और सपाट चेहरा लिए तेज कदमों से वहां पहुंचे और खंगार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया
احمر نے ادب سے کھڑے ہو کر سلام کیا، مگر مجتبیٰ نے بہت سرد مہری سے جواب دیا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ صوفے پر ان دونوں کے بالکل درمیان آ کر زبردستی بیٹھ گئے۔ حالانکہ سامنے والے صوفے خالی پڑے تھے، شزا کو مجبوراً کھسک کر کونے میں ہونا پڑا۔ مجتبیٰ نے احمر کو سر سے پاؤں تک گھورا اور روبدار لہجے میں پوچھا کہ برخوردار کیا کرتے ہو آج کل اور کتنی تنخواہ ہے؟ احمر بیچارہ ان کے سخت تیور دیکھ کر ہکلانے لگا اور صفائیاں دینے لگا۔ شزا سمجھ گئی کہ مجتبیٰ صاحب جل رہے ہیں۔ اس کے دل میں شرارت جاگی۔ اس نے جان بوجھ کر احمر کی طرف دیکھ کر کہا، ارے احمر چھوڑو ان فضول باتوں کو، یہ بتاؤ کہ خالہ جان کیسی ہیں؟ اور یاد ہے بچپن میں ہم کیسے چھپن چھپائی کھیلتے تھے؟ تم ہمیشہ مجھے ڈھونڈ لیتے تھے، تم کتنے ذہین تھے۔ مجتبیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے احمر کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور فوراً بول پڑے کہ بچپن کی باتیں بچپن میں ہی اچھی لگتی ہیں، اب تم دونوں بڑے ہو گئے ہو، اور شزا تم ایک شادی شدہ خاتون ہو۔ شزا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور کہا، تو کیا ہوا؟ شادی شدہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اپنے پسندیدہ کزن سے بات بھی نہ کر سکوں۔ احمر تم تو پہلے سے بھی زیادہ وجیح اور خوش شکل ہو گئے ہو۔ مجتبیٰ کے ہاتھ کی مٹھی بھینچ گئی۔ یہ تعریف ان کی برداشت سے باہر تھی۔ انہوں نے احمر کی بات کاٹتے ہوئے شزا کی طرف دیکھا اور انتہائی سرد اور حاکمانہ لہجے میں حکم صادر کیا کہ بیگم باتیں بہت ہو گئیں، مہمان کا گلا خشک ہو رہا ہے، جاؤ ان کے لیے چائے بناؤ۔ شزا نے مسکرا کر کہا، ملازم بنا لائے گا، آپ بات کرنے دیں، مجھے بہت دن بعد کوئی اپنا ملا ہے۔ مجتبیٰ نے دانت پیس کر کہا، مہمان خاص ہے، اس لیے چائے بھی خاص ہونی چاہیے، اور مجھے تمہارے ہاتھ کی الائچی والی چائے پینی ہے، ابھی اور اسی وقت جاؤ، ورنہ میں سمجھوں گا تم مہمان نوازی کرنا بھول گئی ہو۔ شزا نے مجتبیٰ کی آنکھوں میں چھپی شدید جلن اور غصے کو صاف پڑھ لیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی کہ چلو اسی بہانے شیر کو جلانے کا موقع تو ملا۔ وہ جاتے جاتے مڑی اور احمر سے بولی، تم بیٹھو میں ابھی آئی، تب تک مجتبیٰ تمہیں اپنے دفتر کے بور قصے سنائیں گے۔ مجتبیٰ نے اسے گھورا تو وہ ہنستی ہوئی باورچی خانے میں غائب ہو گئی اور مجتبیٰ نے سکا سانس لیا کہ بلا ٹلی۔ مجتبیٰ شاہ ایک عجیب و غریب حلیے والے شخص کے ساتھ داخل ہوئے جس نے لمبا چوغا اور بڑی بڑی مصنوعی مونچھیں لگائی ہوئی تھی۔ شزا نے حیرت سے دیکھا تو مجتبیٰ نے سنجیدگی سے کہا، بیگم خوش ہو جاؤ، یہ شاہی طبیب خاص طور پر تمہارے علاج کے لیے تشریف لائے ہیں۔ شزا نے منہ بسور کر کہا، مجھے کسی علاج کی ضرورت نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مگر مجتبیٰ نے گھور کر کہا، خاموش رہو، یہ نبض دیکھ کر بیماری کی جڑ تک پہنچ جاتے ہیں۔ طبیب نے بناوٹی کھانسی کی اور عجیب لہجے میں کہا، برخوردار مریضہ کو قریب لائیں تاکہ ہم تشخیص کر سکیں۔ شزا کو آواز جانی پہچانی لگی مگر پہچان نہ سکی۔ طبیب نے نبض تھام کر آنکھیں بند کی اور سر ہلاتے ہوئے بولا، بہت برا ہوا، دماغ کی نسیں کمزور ہیں اور معدے کی گرمی پیروں میں اتر گئی ہے، اسی لیے یہ رات کو چلتی ہے۔ شزا نے ہاتھ چھڑایا اور غصے سے کہا، یہ آپ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے کوئی گرمی نہیں چڑھی۔ طبیب نے مجتبیٰ سے کہا، دیکھا مریضہ کو غصہ بھی بہت آتا ہے، جو بیماری کی علامت ہے، اب اس کا ایک ہی سخت علاج ہے۔ مجتبیٰ نے فکر مندی سے پوچھا، حکیم صاحب آپ حکم کریں۔ ہم تیار ہیں۔ طبیب نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے فتویٰ دیا کہ مریضہ کو روزانہ صبح و شام 10-10 کلو آٹا گوندنا ہوگا تاکہ ہاتھوں کی ورزش سے دماغ کی نسیں کھلیں۔ شزا اچھل پڑی اور چیخ کر بولی، کیا 10 کلو آٹا؟ کیا میں یہاں مزدور ہوں؟ میں ہرگز یہ نہیں کروں گی۔ مجتبیٰ نے سختی سے کہا، خبردار، جو حکیم صاحب کی شان میں گستاخی کی، کل صبح سے تم آٹا گوندو گی۔ شزا کی نظر اچانک طبیب کی کلائی پر پڑی جہاں روہیل کی گڑی بندی تھی اور پاؤں میں اسی کے جوتے تھے۔ وہ فوراً سمجھ گئی اور شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اچھا حکیم صاحب میں تیار ہوں، مگر پہلے میں آپ کی بلائیں تو لے لوں۔ اور جھک کر تیزی سے طبیب کی مونچھیں کھینچ لیں۔ ایک چیخ کے ساتھ نکلی مونچھیں شزا کے ہاتھ میں آ گئیں
और नीचे से रोहेल का चेहरा निकल आया, जो कराहते हुए बोला, आ भाभी, मेरी खाल उधेड़ दी। शिजा ने पास पड़ा बेलन उठाया और धारते हुए कहा, अच्छा, तो ये तुम दोनों भाइयों की साजिश थी मुझे मजदूर बनाने की। अब मैं तुम दोनों का कीमा बनाती हूं। रोहेल ने छलांग लगाई और मुज्तबा भी पीछे हटे। शिजा बेलन लहराती हुई उनके पीछे भागी और रोहेल तौबा करता हुआ जान बचाने लगा। रात का पिछला पहर था और आसमान पर बादलों की घनघरत जारी थी कि अचानक एक जोरदार कड़क के साथ बिजली चमकी और पूरे घर की बत्तियां गुल हो गई, जिससे हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। शिजा, जो अपने कमरे में अकेली लेटी मुज्तबा से नाराजगी का ड्रामा कर रही थी, अंधेरे से उसे बचपन से ही शदीद वहशत होती थी। उसका दम घुटने लगा और वो भूल गई कि अभी कुछ देर पहले वो बेलन लेकर मुज्तबा के पीछे भाग रही थी। इस वक्त उसे सिर्फ एक ही पनाहगाह याद आई और वो इसका शौहर था। वो बिस्तर से नंगे पांव कूद पड़ी और टटोलती हुई दीवारों का सहारा लेकर दीवानावार मुज्तबा के कमरे की तरफ भागी। उसे लग रहा था कि अंधेरा उसे निगल लेगा। वो हाँफती हुई दरवाजे से टकराई और अंदर दाखिल होकर चिल्ला उठी, मुज्तबा, रोशनी करें, मुझे डर लग रहा है। मुज्तबा शाह, जो अभी जाग रहे थे और शायद मोमबत्ती तलाश कर रहे थे, कि अचानक एक लरसता हुआ वजूद उनसे आ टकराया। शिजा ने बिना कुछ देखे उन्हें बाजुओं से जकड़ लिया और हिचकियां लेते हुए उनके सीने में छुप गई। उसका पूरा जिस्म सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। मुज्तबा ने हैरत से पूछा, शिजा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं यही हूं। शिजा ने रुहासी और टूटी पोटी आवाज में कहा, जल्दी से रोशनी करें, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मुझे मत छोड़ें प्लीज, यहां बहुत वहशत है। मुज्तबा ने उसे खुद से जुदा नहीं किया, बल्कि उसे अपने हिसार में लेते हुए एक हाथ से टटोलकर माचिस जलाई और मेज पर रखी मोमबत्ती रोशन कर दी। मध्यम जर्द रोशनी फैली तो मुज्तबा ने शिजा का चेहरा देखा, जो आंसुओं से भीगा हुआ था और रंगत जर्द पड़ चुकी थी। ये कोई ड्रामा नहीं था, बल्कि वो वाकई खौफजदा थी। मुज्तबा के दिल में शिजा के लिए बेपनाह मोहब्बत उमड़ आई। उसने नरमी से अपने अंगूठे से शिजा के गालों से आंसू पहुंचे और उसकी ठोड़ी ऊपर उठाकर अपनी गहरी आंखों का यकीन दिलाते हुए कहा, मेरी तरफ देखो पगली, जब तक मैं तुम्हारे पास हूं अंधेरा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम बिला वजह डर रही हो, मैं तुम्हारा मुहाफिज हूं और हमेशा रहूंगा। शिजा ने सर उठाकर उनकी आंखों में देखा, जहां आज कोई शरारत या तंज नहीं था, बल्कि सिर्फ एक खामोश और गहरी अपनायत थी, जो इसे तहफ्फुज का एहसास दिला रही थी। शिजा को अपनी हरकतों पर शदीद नदामत हुई कि वो ऐसे शख्स को तंग कर रही है जो उसकी जरा सी तकलीफ पर तड़प उठता है। उस लम्हे उसे अपनी अना और जिद बहुत छोटी लगी। उसने धीरे से सर उनके कंधे पर रख दिया और सुकून का सांस लिया। बाहर तूफान का शोर जारी था, मगर कमरे में एक मीठी सी खामोशी छा गई थी, जहां अल्फाज की जरूरत नहीं थी। अगली सुबह का आगाज किसी खुशगवार हवा के झोंके से नहीं, बल्कि एक जोरदार धमाके की आवाज से हुआ, जो सीधा गैराज की तरफ से आई थी। घर के तमाम अफराद बशमूल मुलाजमीन दौड़ते हुए बाहर निकले तो सामने का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। मुज्तबा शाह की चमचमाती हुई स्याह गाड़ी सदर दरवाजे के सतून से बुरी तरह टकराई थी और उसका अगला हिस्सा पिचक चुका था। ये मंजर मुज्तबा के लिए किसी क़यामत से कम नहीं था, क्योंकि वो अपनी सवारी से बेहद मोहब्बत करते थे। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा और माथे की रगें उभर आई। उन्होंने गरजदार आवाज में चीखकर पूछा, ये किसकी हरकत है? कौन है जिसने मेरी गाड़ी का हुलिया बिगाड़ दिया? सामने कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रोहेल सतून के पीछे छुपा कांप रहा था और उसका रंग फक हो चुका था, क्योंकि ये कारनामा उसी का था जो चोरी छुपे ड्राइविंग सीखने की कोशिश में हुआ था। मुज्तबा ने आगे बढ़कर मुलाजिम का गिरेबान पकड़ लिया और धारते हुए कहा, बोलो, किसने गाड़ी निकाली थी, वरना मैं सबको निकाल दूंगा। रोहेल की टांगें जवाब दे रही थी। वो आगे बढ़कर एतराफ करने ही वाला था कि अचानक हुजूम को चीरती हुई शिजा आगे आई और पूरे एतमाद से बोली,
کہ چھوڑیں اس غریب کو، یہ گاڑی میں نے ٹھوکی ہے۔ مجتبیٰ نے جھٹکے سے مڑ کر شیزا کو دیکھا اور حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا، کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ تمہیں تو گاڑی میں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آتا، چلانا تو دور کی بات۔ شیزا نے نظریں چرائیں اور پھر ایک لمبی سانس لے کر جھوٹ کا پلندہ کھول دیا کہ جی ہاں، آپ کو نہیں پتا، مگر نیند میں مجھے گاڑی چلانے میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ میں خواب دیکھ رہی تھی کہ میں ایک بہت بڑی ریس میں حصہ لے رہی ہوں اور سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بس آخری موڑ کاٹتے وقت آنکھ کھل گئی اور گاڑی ستون میں جا لگی۔ مجتبیٰ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور دانت پیس کر کہا، شیزا بیگم، مجھے بے وقوف مت بناؤ۔ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ریس کا پیڈل کون سا ہے اور روکنے والا کون سا؟ تم کیسے گاڑی چلا سکتی ہو؟ شیزا نے معصومیت سے کندھے اچکائے اور روہیل کی طرف ایک چور نظر ڈالتے ہوئے بولی کہ جاگتے ہوئے تو مجھے نہیں پتا، مگر نیند میں میرے ہاتھ پاؤں خود بخود چلتے ہیں۔ میرا دماغ ایک ماہر ڈرائیور بن جاتا ہے۔ مجھے لگا میں بادلوں پر گاڑی چلا رہی ہوں۔ مجتبیٰ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف تو تھا مگر ساتھ ہی ساتھ کسی کو بچانے کی ضد بھی تھی۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ شیزا جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ گاڑی کی چابی تو روہیل کے پاس تھی جو کل رات اس نے خود اسے دی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ لڑکی اپنے دیور کی ڈھال بن رہی ہے۔ مجتبیٰ کا غصہ تھوڑا کم ہوا مگر سنجیدگی برقرار رہی۔ انہوں نے روہیل کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا اور پھر شیزا کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں کہا، اچھا تو تم نیند میں ریس لگا رہی تھی؟ تو سنو، آج کے بعد اگر تم گاڑی کے قریب بھی نظر آئیں تو میں اس گاڑی کو آگ لگا دوں گا اور تمہارا ایسا علاج کروں گا کہ تم خواب دیکھنا ہی بھول جاؤ گی۔ اندر جاؤ۔ سب کے ساتھ تماشا ختم ہوا۔ شیزا نے سکا سانس لیا کہ چلو بلا ٹلی، مگر وہ مجتبیٰ کی خاموش نگاہوں کا مطلب نہیں سمجھ سکی جو کہہ رہی تھی کہ میں سب جانتا ہوں اور اس قربانی کا حساب بعد میں لوں گا۔ اگلی صبح گھر میں ایک عجیب سا حبس اور خوفناک خاموشی پھیلی ہوئی تھی جو شیزا کے لیے کسی بھی طوفان سے زیادہ تکلیف دہ تھی، کیونکہ مجتبیٰ شاہ جو عام طور پر چھوٹی سی غلطی پر بھی پورا گھر سر پر اٹھا لیتے تھے، آج صبح سے بالکل خاموش تھے۔ انہوں نے گاڑی کے ٹوٹنے پر شیزا کو ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، بس ایک ایسی سرد اور اجنبی نگاہ ڈالی تھی جس نے شیزا کا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھی بار بار چور نظروں سے مجتبیٰ کو دیکھ رہی تھی جو اخبار میں منہ چھپائے بیٹھے تھے۔ شیزا یہ خاموشی برداشت نہ کر پائی تو اس نے جان بوجھ کر چائے کا کپ زور سے پلیٹ میں رکھا تاکہ ان کی توجہ حاصل کر سکے اور معصومیت سے پوچھا، سنیے، آج چائے میں چینی ٹھیک ہے یا اور لا دوں؟ مجتبیٰ نے اخبار پہ سے نظریں ہٹائے بغیر سپاٹ لہجے میں جواب دیا کہ رکھ دو اور خاموشی سے ناشتہ کرو، مجھے دفتر کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ شیزا کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ڈانٹیں گے، چیخیں گے، مگر یہ بے رخی تو جان لیوا تھی۔ وہ ان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور پیر پٹک کر بولی، آپ مجھ سے لڑ کیوں نہیں رہے؟ مجھے ڈانٹیں، مجھے سزا دیں، مگر یوں انجان تو نہ بنے۔ میں دیوار نہیں ہوں، انسان ہوں۔ مجتبیٰ نے اخبار نیچے رکھا اور اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے شیزا کے چہرے پر جمائی اور بہت دھیمے مگر کاٹدار لہجے میں کہا، لڑائی ان سے کی جاتی ہے جو سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہوں، جو لوگ اپنوں سے جھوٹ بول کر دوسروں کے جرم اپنے سر لے لیں اور مجھے بے وقوف سمجھیں، ان سے بات کرنا وقت کا ضائع کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی دھکیل کر کھڑے ہو گئے اور شیزا کو وہیں بت بنا چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ شیزا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ مجتبیٰ کو سب پتہ ہے اور وہ صرف اسی لیے خاموش ہیں کہ شیزا نے ان پر اعتبار نہیں کیا۔ وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی روہیل کے کمرے میں گئی جو مزے سے بستر پر لیٹا گانے سن رہا تھا۔ شیزا نے جھٹکے سے اس کے کان سے آلہ اتارا اور اسے گھورتے ہوئے بولی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہاں میرا گھر اجڑ رہا ہے، میرا شوہر مجھ سے بات نہیں کر رہا اور تم یہاں مزے کر رہے ہو۔ اٹھو اور ابھی بھائی جان کو سچ بتاؤ۔ روہیل نے منتیں کرتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور کہا، بھابھی خدا کا واسطہ ہے، مجھے مروائیں گی کیا؟
भाई जान मुझे कच्चा चबा जाएंगे। वो अब भी बहुत गुस्से में है, मैंने उनकी आंखें देखी हैं। शिजा ने उसका कान मरोड़ा और दांत पीस कर बोली, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम भाईजान का गुस्सा भूल जाओगे। चलो मेरे साथ, वरना मैं तुम्हें इसी हालत में घसीट कर ले जाऊंगी। रोहेल रोते हुए सूरत बनाकर शिजा के पीछे चल दिया। दोनों दफ्तर जाने से पहले मुज्तबा को घेरने के लिए सदर दरवाजे पर पहुंचे, जहां मुज्तबा गाड़ी में बैठने ही वाले थे। शिजा ने रोहेल को धक्का दिया कि जाओ बोलो, मगर रोहेल की टांगें कांप रही थीं और आवाज हलक में फंस गई थी। मुज्तबा ने दोनों को वहां खड़ा देखा तो ड्राइवर को रुकने का इशारा किया और शीशा नीचे करके सख्त लहजे में पूछा, अब क्या तमाशा है? शिजा ने रोहेल की गर्दन पकड़कर उसे आगे किया और बोली, ये कुछ कहना चाहता है, सुने इसकी बात। रोहेल बस इतना ही बोल सका कि भाईजान वो गाड़ी, वो शिजा भाभी ने नहीं, बल्कि मुज्तबा ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया और शिजा की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता है कि वो किसकी कारस्तानी थी। मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम दोनों में से कौन पहले हिम्मत करता है सच बोलने की। और शिजा बेगम याद रखें कि सच बोलने में इतनी देर नहीं करनी चाहिए कि अगला इंसान एतबार ही खो दे। ये कहकर उन्होंने गाड़ी का शीशा ऊपर किया और गाड़ी गेट से बाहर निकल गई। शिजा और रोहेल दोनों मुंह खोले खड़े रह गए। शिजा की आंखों में आंसू तैरने लगे, क्योंकि सच सामने आने के बावजूद मुज्तबा का लहजा नरम नहीं पड़ा था और ये खामोश सजा अभी खत्म नहीं हुई थी। रात का वक्त था और कमरे में वही मनहूस खामोशी डेरे डाले हुए थी जो शिजा के दिल को किसी खंजर की तरह काट रही थी। उसने आज दिन भर बावर्ची खाने में खड़े होकर मुज्तबा की पसंदीदा बिरयानी और खीर तैयार की थी ताकि किसी तरह उस नाराज शेर का दिल जीत सके। वो कांपते हाथों से खाने की ट्रे थामे कमरे में दाखिल हुई, जहां मुज्तबा शाह बिस्तर पर बैठे दफ्तर की कुछ ज़रूरी दस्तावेजात देखने में मगन थे। उन्होंने शिजा की आहट महसूस की, मगर सर उठाकर देखने की जहमत ना की। शिजा ने हिम्मत मुज्तबा की और दबे पांव उनके करीब जाकर बैठ गई। ट्रे एक तरफ रखी और प्लेट में से एक नवाला बनाकर लरसते हाथों से उनके मुंह के करीब किया। मुज्तबा ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया। उनकी नजरें कागजात पर जमी रहीं, मगर उन्होंने शिजा का हाथ झटका नहीं और खामोशी से नवाला मुंह में ले लिया। शिजा की आंखों में उम्मीद की किरण जागी, मगर जब मुज्तबा ने अगला नवाला खुद हाथ बढ़ाकर खाने की कोशिश की तो शिजा ने तड़प कर उनका हाथ थाम लिया और रुहासी आवाज में बोली, खुदा के लिए बस भी कर दें, अब कितना तड़पाएंगे मुझे? आप मुझसे लड़ लें, मुझे डांट लें, या चाहें तो वो कड़वा पानी पिला दें, मगर खुदारा ये खामोशी तोड़ दे। मेरा दम घुट रहा है, आपकी बेरुखी मेरी जान ले लेगी। मुज्तबा ने शिजा के आंसू देखे तो उनका जब टूटने लगा। उन्होंने कागजात एक तरफ रखे और शिजा का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसकी आंखों में झांका, जहां बेपनाह पशेमानी थी। उन्होंने इंतहाई धीमे और दर्द भरे लहजे में कहा, शिजा, मुझे गाड़ी टूटने का कोई दुख नहीं था। वो लोहा था, दोबारा जुड़ जाता, मगर तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया। तुम्हें लगा मैं तुम्हारे उस निकम्मे देवर की खातिर तुम्हें सजा दूंगा। क्या मेरी मोहब्बत पर तुम्हें इतना भी यकीन नहीं था? शिजा के आंसू तेजी से बहने लगे। उसने नफी में सर हिलाया और मुज्तबा के सीने पर सर रख दिया। मुज्तबा ने उसे खुद से जुदा नहीं किया, बल्कि उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर आइंदा तुमने मुझसे कोई बात छुपाई या झूठ बोला तो मैं वाकई हमेशा के लिए खामोश हो जाऊंगा और फिर कोई बिरयानी या खीर मुझे नहीं मना सकेगी। शिजा ने सिसकियां लेते हुए वादा किया कि वो अब कभी झूठ नहीं बोलेगी, और यूं वो तवील और जानलेवा खामोशी मोहब्बत की गर्मी में पिघल गई और कमरे का मौसम फिर से खुशगवार हो गया। अब जब सुलह हो ही गई थी तो शिजा के दिल पर एक और बोझ था जिसे वो उतारना चाहती थी, ताकि उनके दरमियान झूठ की कोई दीवार बाकी ना रहे। वो अभी तक मुज्तबा के करीब बैठी थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए दबी आवाज में बोली, मुज्तबा,
ایک اور بات بتانی ہے، اور وعدہ کریں کہ اس بار آپ غصہ نہیں کریں گے بلکہ میری مجبوری سمجھیں گے۔ مجتبیٰ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور سر ہلایا۔ کہو کیا کہنا ہے؟ شیزا نے نظریں جھکا کر اعتراف کیا کہ وہ جو نیند میں چلنے کی بیماری تھی وہ بھی جھوٹ تھی۔ دراصل میں کبھی نیند میں نہیں چلتی، بس اس رات روہیل کی ضد پر چابی لینے آئی تھی، اور جب آپ سے ٹکرا گئی تو پکڑے جانے کے ڈر سے بیماری کا بہانہ بنا لیا تاکہ آپ مجھے چور نہ سمجھے۔ مجتبیٰ کے چہرے پر ایک بڑی ہی پراسرار اور دلچسپ مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے شیزا کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجتبیٰ شاہ اتنا بھولا ہے کہ اسے اپنی بیوی کی اداکاری کا پتہ نہیں چلے گا؟ میں تو پہلے دن سے جانتا تھا کہ تم جاگ رہی ہو، کیونکہ نیند میں چلنے والے سیدھا چلتے ہیں، مگر تم تو سیدھا میرے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ شیزا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے جھٹکے سے ان کا ہاتھ ہٹایا اور چیخ کر بولی، کیا آپ کو سب پتا تھا؟ تو پھر وہ روزانہ مجھے رسیوں سے باندھنا، وہ خوفناک کڑوا نیم کا پانی پلانا، اور وہ گھنگرو والی پازیب، یہ سب کیا تھا؟ کیا آپ مجھے اذیت دے کر خوش ہو رہے تھے؟ مجتبیٰ نے کہکا لگایا اور کہا، ارے نہیں بیگم، وہ تو بس ٹٹ کے بدلے پتھر تھا۔ تم نے جھوٹ بولا تو میں نے سوچا چلو اس جھوٹ کا تھوڑا مزہ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ میری بہادر بیوی کب تک یہ ڈرامہ جاری رکھ سکتی ہے۔ اور سچ پوچھو تو مجھے تمہیں اس طرح اپنے قابو میں رکھنے کا بڑا لطف آ رہا تھا۔ شیزا نے غصے سے تکیا اٹھا کر ان کو مارا اور بولی، آپ بہت بڑے مکار ہیں۔ میں وہاں ڈر ڈر کر آدھی ہوئی جا رہی تھی اور آپ مزے لے رہے تھے، اور وہ حکیم والا قصہ بھی آپ کو پتا تھا نا؟ مجتبیٰ نے ہنستے ہوئے تکیا پکڑا اور کہا، ہاں بالکل، جب تم نے اس بیچارے جعلی حکیم کی مونچھیں نوچی تھیں تو میں اپنی ہنسی بمشکل روک پایا تھا۔ روہیل تو آج تک اپنے گال سہلاتا پھر رہا ہے۔ شیزا بھی اپنی بے وقوفی اور مجتبیٰ کی ہوشیاری پر ہنس پڑی اور بولی، اچھا اب حساب برابر، آج سے نہ تو کوئی بیماری اور نہ کوئی کڑوا پانی۔ مجتبیٰ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور محبت پاش لہجے میں کہا، بیماری تو ختم ہو گئی مگر پہرا ختم نہیں ہوا، کیونکہ تم جاگتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی طوفان کھڑا کر سکتی ہو، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ دونوں کی ہنسی سے کمرہ گونج اٹھا، اور یوں وہ تمام غلط فہمیاں اور جھوٹ کے جالے جو انہوں نے ایک دوسرے کے گرد بنے تھے محبت کی ایک ہی پھونک سے اڑ گئے۔ اگلی صبح اتوار کا دن تھا اور گھر میں چھٹی کی وجہ سے دیر تک سکون تھا، مگر روہیل کے لیے یہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا، کیونکہ رات کو ہونے والی صلح کا اسے علم نہیں تھا، اور وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ گاڑی کا نقصان اور جعلی طبیب بننے کا جرم ابھی تک اس کے سر پر تلوار بن کر لٹک رہا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چھپا بیٹھا تھا کہ ملازم نے آ کر پیغام دیا، بڑے صاحب دیوان خانے میں یاد کر رہے ہیں۔ روہیل کا رنگ فک ہو گیا اور وہ کلمہ پڑھتا کمرے سے نکلا۔ دیوان خانے میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر کچھ عجیب تھا۔ مجتبیٰ شاہ صوفے پر ٹانگ جمائے اخبار پڑھ رہے تھے، اور ان کے چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی تھی، جبکہ شیزا پاس ہی بیٹھی سیب کاٹ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ روہیل نے ڈرتے ڈرتے سلام کیا تو مجتبیٰ نے اخبار نیچے کیا اور اسے اوپر سے نیچے تک گھورتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا، آؤ جعلی حکیم صاحب، تمہارا ہی انتظار تھا۔ روہیل نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور کہا، بھائی جان خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میں تو بس بھابھی کی مدد کر رہا تھا، میرا کوئی قصور نہیں۔ مجتبیٰ نے اپنی جیب سے ایک چمکتی ہوئی چیز نکالی اور ہوا میں اچھالی۔ یہ گاڑی کی وہی چابی تھی جس کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ روہیل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجتبیٰ نے چابی میز پر پھینکی اور روبدار آواز میں فیصلہ سنایا کہ سنو برخوردار، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم آج سے روزانہ شام کو اپنی بھابھی کو سیر کروانے لے جاؤ گے اور ان کی پسندیدہ جگہوں پر گھماؤ گے تاکہ ان کے دماغ میں دوبارہ کبھی نیند میں چلنے کا فطور پیدا نہ ہو، اور اگر تم نے ایک دن بھی ناغہ کیا تو میں سمجھوں گا تم دوبارہ گاڑی توڑنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ روہیل کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے شیزا کی طرف دیکھا جس نے آنکھ مار کر اشارہ کیا کہ یہ سب طے شدہ ہے۔ روہیل خوشی سے اچھل پڑا
और चाबी उठाकर चूमते हुए बोला, भाईजान, क्या ये सच है? आप मजाक तो नहीं कर रहे? मुज्तबा ने मुस्कुराकर कहा, अगर मजीद बहस की तो मैं इरादा बदल भी सकता हूं। रुहेल ने जल्दी से नफ़ी में सर हिला दिया और नारा लगाया कि मुज्तबा शाह जिंदाबाद। शिजा भी हंस पड़ी और बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि शेर को काबू करना सिर्फ मुझे आता है। मुज्तबा ने शिजा को घूरा और कहा, ज्यादा खुशफहमी का शिकार मत हो बेगम। ये रियायत सिर्फ इसलिए है कि मैं दफ्तर से थक कर आता हूं और तुम्हारी रोज की नई नौटंकियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें घर से बाहर रखना ही बेहतर है। रुहेल ने शिजा ने एक दूसरे के हाथ पर ताली मारी और दोनों देवर भाभी खुशी से झूमते हुए भाग गए ताकि इस नई आज़ादी का जश्न मना सकें, जबकि मुज्तबा पीछे मुस्कुराते हुए सर हिलाकर रह गए कि इन बच्चों के साथ वो भी बच्चा बन गया था। इस सुहानी और यादगार शाम के बाद जब रुहेल और शिजा अपनी पहली बाज़ाब्ता सैर से वापस लौटे तो रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था और पूरा घर खामोशी की चादर ओढ़े मीठी नींद सो रहा था, सिवाय उस एक कमरे के जहां मुज्तबा अभी तक जाग रहे थे और अपनी बेगम की वापसी के मुंतजिर थे। शिजा के हाथ में पिघली हुई आइसक्रीम का डब्बा था और चेहरे पर एक बड़ी सी शरारती मुस्कुराहट थी, जो रुहेल की बेढंगी ड्राइविंग और रास्ते भर सुनाए गए लतीफ़ों की देन थी। वो बिल्ली के अंदाज में दबे पांव कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो देखा कमरे में मध्यम रोशनी है और मुज्तबा बिस्तर पर टेक लगाए कोई किताब पढ़ने में मगन है, लेकिन उनके सामने पड़ी मेज़ पर वही पुरानी सुर्ख रेशमी डोरी और दर्जनों घुंघरों वाली पाजेब रखी हुई थी, जिसे देखते ही उसके कदम दहलीज पर ही जम गए और उसके चेहरे की मुस्कुराहट एक लम्हे में सिमट गई। मुज्तबा ने आहट पाकर सर उठाया और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ एक बहुत बामायनी और गहरी नज़र डाली और फिर शिजा के सहमे हुए चेहरे की तरफ देखकर इंतहाई संजीदगी और बनावटी गुस्से से पूछा, बेगम साहिबा, क्या वक्त हुआ है घर वापस आने का? क्या तुम्हें याद नहीं कि हकीम साहब ने मरीजों को ज्यादा देर जागने और रात गए बाहर घूमने से सख्ती से मना किया है? शिजा ने जल्दी से आइसक्रीम का डब्बा मेज पर रखा और हकलाते हुए सफाई देने लगी कि वो दरअसल रुहेल को रास्ते में रश मिल गया था और फिर हमारी गाड़ी का टायर भी पंचर होने वाला था, हम तो बस आ ही रहे थे। मुज्तबा ने किताब बंद करके एक तरफ रखी और मेज से वो रेशमी डोरी उठाकर अपनी लंबी उंगलियों पर आहिस्ता आहिस्ता लपेटते हुए बेड से नीचे उतरे और शिकारी के अंदाज में शिजा की तरफ बढ़े। शिजा के दिल की धड़कनें फिर से बेतरतीब हो गईं कि कहीं वो दोबारा उसे बांधने तो नहीं वाले। वो एक एक कदम पीछे हटती गई, यहाँ तक कि उसकी कमर दीवार से जा लगी। मुज्तबा ने उसके बिल्कुल करीब आकर अपना एक हाथ दीवार पर रखा और उसे अपने हिसार में लेते झुककर उसकी आंखों में झांका और सरगोशी के अंदाज में बोले, अब ये पुराने और घिसे पिटे बहाने नहीं चलेंगे शिजा बेगम, क्योंकि अब मुझे अच्छी तरह पता चल गया है कि तुम नींद में नहीं चलती बल्कि जानबूझकर अपने शौहर को तंग करने के लिए जागती हो, और इस संगीन जुर्म की सजा कैद नहीं बल्कि कुछ और है। शिजा ने अपनी पलकें झपकाते हुए घबराकर पूछा, क्या सजा है? मैं तो आपके लिए आइसक्रीम भी बचाई है। मुज्तबा ने मुस्कुराकर डोरी को एक तरफ फेंका और शिजा के चेहरे पर झुकी हुई लट को कान के पीछे अड़ाते हुए नरम से लहजे में कहा, सजा यह है कि तुम अब रोजाना मुझे अपने हाथ से ये ठंडी मिठाई खिलाओगी, और दूसरी शर्त यह है कि अब तुम कभी मुझसे दूर नहीं भागोगी, चाहे जागते हुए या सोते हुए, क्योंकि मैं अब अपनी नींद की कैदी को रिहा करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। शिजा ने उनकी आंखों में छुपी मोहब्बत को पढ़ लिया और सुख का सांस लेते हुए हंसकर कहा, यह तो कोई सजा नहीं, ये तो उम्र भर की कैद है और मुझे ये कैद मंजूर है। मुज्तबा ने हंसते हुए कहा कि तो फिर सौदा पक्का हुआ, आज से तुम मेरी कैदी और मैं तुम्हारा जागता हुआ पहरेदार। दोनों की हंसी से कमरा गूंज उठा और यूं वो तमाम झूठे बहाने और छोटी छोटी रंजिशें खत्म हो गई और खिड़की से झांकता हुआ चांद इस बात का गवाह बन गया कि मोहब्बत की बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी और एंड कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।